रीट के सभी प्रतियोगियों को नमस्कार। देखिए, इससे पहले जो वीडियो प्रसारित किया गया था काफ़ी लंबा समय हो गया, किसी कारणवश मैं 20-25 दिन से आप लोगों से जुड़ नहीं पाया। ठीक है, काफ़ी विद्यार्थियों को जो पढ़ने वाले हैं, जो सीरियस प्रतियोगिता परीक्षा को लेते हैं, उनको इंतज़ार था कि नागर सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है। अब आज से वापस अपन इसको विधिवत प्रारंभ करते हैं। तो इससे पहले जहाँ पर मैंने वीडियो को छोड़ा था, जहाँ पर अपने क्लास को छोड़ी थी, अभिवृद्धि विकास पर अपन बातचीत कर रहे थे। ठीक है, इसी दौरान बीच में एक और चीज़ हलचल है कि रीट कब आएगी। तो देखो, एक चीज़ तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि रीट कभी भी आए, आपको सिर्फ एक बात पर ध्यान देना है कि आपकी तैयारी होना चाहिए। ठीक है, रीट आएगी, ठीक है, और आपकी अगर तैयारी होगी तो सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, फिर सेकंड बात क्या, एक और आपका असमंजस चल रहा है कि वेटेज कम हो जाएगा या 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो देखो, बात यूँ है कि अगर वेटेज कम नहीं होता है तो 2 पेपर होना ही अच्छा है। वेटेज अगर वही डाल दिया जाए कि जो पहले बीएससी या बीए का 30% वेटेज था, रीट का 70% वेटेज था, और फिर एक पेपर हो, तो इससे ज़्यादा बढ़िया है कि रीट को पात्रता परीक्षा के रूप में स्वीकार कर लिया जाए और पेपर 2 करवा दिए जाए। तो आप लोगों को, जो विद्यार्थी जिनके आप सब अच्छे से जानते हो कि अपनी ग्रेजुएशन जो है ना वो 1 वीक सीरीज पढ़कर हुई है, भगवान की दया से 40-45%, 48%, ठीक है, 60% किसी के होंगे और किसी के 70% भी हो, तो ज़्यादा नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ 95%, 98% की वर्तमान में जो मार्कशीटें बांट रही है, उनके सामने आप फेल हो जाते हो, और सिलेक्शन के लिए 0.33 अंक की आवश्यकता होती है। ये आपका या तो चयन रोकेगा या चयन करवाएगा। इस संदर्भ में मैं आप लोगों से 1-2 दिन में वापस पूरे पाठ्यक्रम पर अपन विचार विमर्श करेंगे, किस तरह से क्या आपके इसके आयाम रहेंगे। और फिर एक और चीज़ आप लोगों की चल रही है, आपकी शिक्षा नीति 2019। तो देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अशोक गहलोत अभी इसको 6 महीने तक तो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अधिनियम 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, और अशोक गहलोत ने उसे स्वीकार किया था मार्च 2011, मतलब 1 साल बाद। ठीक है, तो पहले ये पूरा अध्ययन करेगा 2019 की शिक्षा नीति का कि इसमें क्या क्या पहलू हैं और किन किन को मैं स्वीकार कर सकता हूं, तो उसके बाद ये अपने राजस्थान में लागू होगी। तो अभी आप उसके बारे में ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करें। ठीक है, अब मैं आपसे सीधा टॉपिक से जुड़ता हूं। क्या अपना टॉपिक था? अभिवृद्धि व विकास। ठीक है, तो देखिए, अभिवृद्धि विकास के तहत अपन विभिन्न पहलुओं पर जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इसका पहलू होता है अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, मतलब अभिवृद्धि और विकास की विशेषताएं। ठीक है, जो अपन ने बातचीत कर ली थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि अभिवृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक होती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। फिर अपन ने बात की थी कि अभिवृद्धि का मापन किया जाता है और विकास का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है ना, तो कि क्या विकास का मापन नहीं किया जाएगा, तो इस पर मैंने आप लोगों से अच्छे से विचार विमर्श कर लिया था कि अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है। अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है। तो जब अभिवृद्धि का मापन किया जा रहा है, तो जो भाग अभिवृद्धि में विकास से संबंधित है उसका मापन किया, विकास में अभिवृद्धि से संबंधित जो भाग है उसका मापन किया जाएगा। ठीक है, तो विकास मापन और मूल्यांकन दोनों चीजों पर बल देता है। एक शब्द में अगर अपन बात करें तो विकास किस पर आधारित होगा? गुणवत्ता पर आधारित होता है। और जहाँ गुणवत्ता की जांच की जाती है वहां पर कौन सा पहलू आ जाता है? व्यापक पहलू आ जाता है। तो एक बात वापस निकल कर बाहर आ जाती है कि विकास क्या होता है? व्यापक होता है। और अभिवृद्धि एक निश्चित भाग से संबंधित होती है, शारीरिक पहलुओं से संबंधित होती है। विवृद्धि और अभिवृद्धि जो कि आपके स्नायुविक तंत्र से संबंधित है, ठीक है ना, वही आपकी अभिवृद्धि है। फिर सेकंड पार्ट इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है कि अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, और आपके जितने भी विशेषज्ञ हैं इनमें 50% गलतियां आपको पढ़ा रहे हैं,
और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और वह आपकी मेरिट को प्रभावित करेगी। तो अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों में से लेवल 1 में हमेशा 2 या 3 प्रश्न बनते हैं, ये अपन ने बातचीत पहले कर ली थी। थर्ड पॉइंट जब मैं इसके बारे में बातचीत करता हूं तो थर्ड पॉइंट आपका यहां पर हुआ करता है कौन सा, अभिवृद्धि और विकास के प्रकार। अभिवृद्धि का तो कोई प्रकार नहीं होगा, विकास के प्रकार, जिसमें मैंने आपसे बात कर ली थी, ठीक है ना। और फोर्थ पॉइंट जो आता है विकास की विभिन्न अवस्थाएं। क्या इससे पहले वाले वीडियो आप सारे देखे जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो, ठीक है ना, तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा। जो आपके यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं आप पूरे वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत अपन गर्भाधान काल पढ़ते हैं, ठीक है। गर्भाधान काल के बाद शैशवावस्था पर बात करने की, बाल्यावस्था पर की और किशोर अवस्था तक अपन यहाँ पर अध्ययन करते हैं। 5वां जो पार्ट इसके अंतर्गत आता है वह क्या होता है, प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक प्रकार का विकास, प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक प्रकार का विकास एवं विकास का अवस्था पर प्रभाव, अवस्था पर प्रभाव अब देखिएगा जो अपना ज्यादातर प्रश्न जो बनता है वो प्रभाव में से बनता है, या अपन इसी को एक शब्द में आपके लिए कह सकते हैं लक्षण, कि प्रत्येक विकास का प्रत्येक अवस्था में क्या लक्षण होता है, ठीक है। जहां पर अपन शारीरिक विकास की अगर बात की जाए तो शारीरिक विकास तो अभिवृद्धि है, जिसके अंतर्गत प्रश्न कहां से ज्यादातर बनता है, संख्यात्मक, ठीक है। संख्यात्मक का मतलब क्या, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, हृदय की धड़कन कितनी होती है, श्वसन क्रिया कितनी बार करता है। और फिर थोड़ा सा आजकल जो प्रश्न बन रहा है वो अप्लाइड लेवल का, क्या कि सर्वाधिक कब होता है और सबसे अधिक कब होता है, या अधिकतम हो जाता है और सर्वाधिक होता है, जैसे अपन बातचीत आज करेंगे, ठीक है आगे। अब ये सारे पॉइंट तो आपको देखने हैं, क्या क्या देखना है, अभिवृद्धि विकास की विशेषताएं अपन ने देख ली, सिद्धांत अपन ने देख लिए, विकास के प्रकार पर अपन बातचीत कर चुके हैं, ठीक है। विकास के प्रकार का मतलब है शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास। शारीरिक विकास के साथ गत्यात्मक विकास होगा, यदि शारीरिक विकास नहीं हुआ है तो गत्यात्मक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। भाषाई विकास की कल्पना नहीं की जा सकती मानसिक विकास के बिना। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में मैं 3 पहलुओं पर बातचीत आप लोगों से करूंगा, एक तो समायोजन, समाजीकरण और नैतिक विकास, ये 3 पार्ट होते हैं। नैतिक विकास अलग शब्द है, समायोजन अलग शब्द है और समाजीकरण शब्द अलग होता है, ठीक है। फिर वापस अपन बातचीत होती है तो क्या होता है, संवेगात्मक विकास, ठीक है। संवेगात्मक विकास, जो संवेग से क्या अभिप्राय है, संवेग कितने होते हैं, सिद्धांत किसने दिया, और सबसे खतरनाक चीज क्या कि संवेगों पर नियंत्रण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और किया जा सकता है तो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से संवेगों को परिपक्व करेंगे। फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वह है क्या, क्रियात्मक विकास। ये सब चीजें अपन देखेंगे, ठीक है, किसके अंतर्गत, विकास की विभिन्न प्रकार में। अब क्या, अवस्थाएं, ये अपन मैंने बात कर ली, और फिर प्रत्येक अवस्था में विकास पर प्रभाव, ठीक है, क्या किस तरह से होता है, इन चीजों पर अपन विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं वह यह है कि हम इतना सारा मैंने आपका अतिरिक्त समय इसलिए लिया कि लंबा समय हो गया, ठीक है, और आप लोग तो सब विद्वान हैं, बाद में पढ़ते तो हो ही नहीं, तो इसलिए मेरा विचार था कि थोड़ा सा एक बार इसको रिपीट कर दूं, ठीक है। अपन बात कर रहे थे शारीरिक विकास, क्या बात कर रहे थे, शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास के तहत मैंने आप लोगों से बातचीत कर ली थी किसके बारे में, शैशवावस्था के बारे में। किसके बारे में बात कर ली थी, शैशवावस्था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि 0 से 5 वर्ष का जो काल है वह शैशवावस्था का काल होता है, और इसमें प्रत्येक पार्ट पर अलग अलग अपन ने डिस्कस कर ली थी कि जन्म के समय
नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है, क्या कहोगे, 51 सेंटीमीटर, जो प्रारंभिक 2 वर्ष में अधिक बढ़ती है और शैशवावस्था के अंत तक लगभग 101 सेंटीमीटर हो जाती है। अब यहाँ से जो प्रश्न बना करता है वो यह प्रश्न बनेगा कि शिशु के शरीर की लंबाई जन्म के समय की लंबाई की लगभग 2 गुना हो जाती है। ठीक है ना, तो क्या बताओगे, अब देखो 51 का 2 गुना लगभग कितना, 101 सेंटीमीटर, तो कब तक हो जाती है, शैशवावस्था के अंत तक, मतलब किस उम्र तक, 5 वर्ष। 5 वर्ष की आयु तक शिशु के शरीर की लंबाई उसके जन्म के समय की लंबाई की लगभग 2 गुना हो जाती है। यहां पर मैंने आपसे बातचीत की थी। अब आगे बात जो मैं कर रहा था वह इसी के संदर्भ में कि भार, वजन, जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर का वजन लगभग 3 किलोग्राम 6 से 7 पौंड होता है। कितना होता है, 6 से 7 पौंड। अगर इसको इंच में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 19 से 20 इंच। क्या लिखोगे, 19 से 20 इंच। ये 3 किलोग्राम पौंड में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 6 से 7 पौंड होता है। ठीक है, जो प्रारंभिक 6 माह में 2 गुना हो जाता है। प्रारंभिक 6 माह में कितना हो जाएगा, 2 गुना। 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अब देखो मैं आप लोगों को ये चीज वापस क्यों बता रहा हूं, जहां आपका प्रश्न बनता है ये वाला, शिशु के शरीर की लंबाई जन्म के समय की लंबाई की लगभग 2 गुना हो जाती है, तो आप लगाकर आ जाते हो कि 6 माह। अरे प्रभु वो लंबाई नहीं है, यहां पर बात होती है 6 माह में वजन 2 गुना हो जाता है और लंबाई 2 गुना होती है। तो ये ही साइकोलॉजी का कंफ्यूजन पार्ट है जो आप लोगों को भ्रमित करेगा। ठीक है, तो लंबाई 2 गुना होती है 5 वर्ष में और वजन 2 गुना होता है, तो क्या कहोगे आप, 6 माह में। फिर वापस अपन ने आगे बातचीत करी कि 1 वर्ष में 3 गुना और शैशवावस्था के अंत तक लगभग 15 किलोग्राम हो जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, आपका जो प्रश्न बनता है कि शिशु के शरीर का सर्वाधिक विकास होता है या शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है, तो क्या बता दोगे, शैशवावस्था में। क्या बताओगे, शैशवावस्था में। कि सर क्यों, अरे प्रभु इसलिए पैदा हुआ तब कितना था, 51 सेंटीमीटर, 5 वर्ष की आयु तक कितना हो गया, 101 सेंटीमीटर, मतलब लगभग कितना बड़ा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बाल्यावस्था के अंत तक कितना होगा, 138 सेंटीमीटर, और एक सर्वाधिक मतलब वयस्क व्यक्ति की जो लंबाई पर मानते हैं लगभग 142 सेंटीमीटर से और 154 सेंटीमीटर जो भी है। ठीक है, तो बाद में बाल्यावस्था में केवल कितना बड़ा, 38 सेंटीमीटर, और फिर वापस जो है किशोरावस्था या आगे तक बाद में कितना बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा कब बढ़ रहा है, शैशवावस्था में। कितना बढ़ रहा है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए प्रश्न बना कि सर्वाधिक का मतलब। लेकिन अगर प्रश्न यूं बन जाता है क्या कि शिशु व्यक्ति या बालक बालिकाओं के शरीर में लंबाई में अचानक उन्नति होती है, बढ़ती है, तो लंबाई अचानक बढ़ती है बालिकाओं की बाल्यावस्था के अंत में और बालकों की किशोरावस्था के प्रारंभ में। ठीक है, ये इस तरह से। फिर वापस जब मैं बात करता हूं इसी में किसके बारे में, मानसिक विकास के बारे में, तो मानसिक विकास के लिए आपको याद रखना है कि जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क या सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई की 1/4 भाग होती है। फिर सेकंड बात क्या याद रखनी है, वजन मस्तिष्क का 350 ग्राम होता है, जो शैशवावस्था के अंत तक लगभग 1250 ग्राम हो जाता है, जो कि एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में 90% होता है। एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में कितना होता है, 90% होता है। इतना कुछ अपन याद रखेंगे, और भी छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई थी। अब एक को लास्ट बात जो बता देता हूं, वह क्या कि अगर अपने से प्रश्न पूछता है सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है, तो सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है तो क्या बोलोगे आप, शैशवावस्था। क्या बोलोगे, शैशवावस्था। और अगर प्रश्न यो बनता है कि अधिकतम विकास हो जाता है सिर एवं मस्तिष्क का
अधिकतम विकास हो जाता है, तो फिर आपको क्या बताना होगा कि अगर प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है उत्तर में 15 से 20 वर्ष, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 से 20 वर्ष। और नहीं दे रखा है तो फिर क्या बताओगे 16 वर्ष। और अगर बात करता है बुद्धि के बारे में, किसके बारे में बात करता है, बुद्धि के बारे में, और ये प्रश्न अगर यूं पूछ लेता है अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का सर्वाधिक विकास हो जाता है, तो फिर आप क्या बता देंगे 18 वर्ष। बुद्धि का सर्वाधिक विकास हो जाता है तो फिर आप क्या बता देंगे 18 वर्ष। या अगर यूं पूछ लेता है कि बुद्धि में लंबवत परिवर्तन देखा जाता है, तो बुद्धि में लंबवत परिवर्तन देखा जाता है 18 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ये तमाम बातें अपन ने की। अब आगे मैं आप लोगों को नया कुछ पढ़ाने की ओर लेकर आता हूं। अपन बात कर रहे थे क्या, शारीरिक विकास, और इस शारीरिक विकास के तहत अब अपन बात करेंगे क्या, बाल्यावस्था पर। मैं पहले 5 मिनट में उन चीजों पर बात कर लेता हूं जहां से एक प्रश्न आपका आना ही होता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, देखिएगा, अगर जब कभी भी आप लोगों से प्रश्न ऐसा अगर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि विकास की गति मंद होती है ओब्लिक मध्यम होती है, क्या कहेगा, विकास की गति मंद ओब्लिक मध्यम होती है, तो आप लोगों का सीधा आंसर आ जाना चाहिए कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था बता देंगे, बाल्यावस्था। ठीक है, फिर वापस आप आइएगा। अगर प्रश्न ये पूछता है कि प्रश्न आपका अगर यहां बन जाता है प्रश्नों की बौछार का काल है, क्या पूछेगा, प्रश्नों की बौछार का काल, तो भी आपको आंसर क्या लगाना होगा, बाल्यावस्था। परंतु अब ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न अब जो बनेगा वो यह बनेगा कि बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, क्यों, तो आप क्या बताओगे, जिज्ञासा की प्रबलता। क्या बताओगे, जिज्ञासा की प्रबलता। अब इसके अंतर्गत कई जगह पर आप लोगों को ऐसा कुछ दिया है, शब्द भंडार बढ़ जाने के कारण, तो यह आंसर गलत है। शब्द भंडार बढ़ जाने के कारण बालक बालिकाओं में कल्पना जगत की अधिकता होती है, जिसके कारण वो दिवा स्वप्न देखते हैं, और यह लक्षण होता है किशोर अवस्था में। कौन सी अवस्था में होगा, किशोर अवस्था में। और यह लक्षण शारीरिक नहीं होगा, मानसिक होगा। कौन सा होगा, मानसिक होगा। तो अभी क्या याद रखना है कि जिज्ञासा की प्रबलता के कारण कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, इसलिए प्रश्नों की बौछार का काल कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था। फिर थोड़ा सा आगे मैं आपको लेकर जा रहा हूं, केवल उन चीजों पर बातचीत अपन कर रहे हैं जहां से आपका डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ठीक है, फिर वापस प्रश्न क्या करता है, छदंब की अवस्था या मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता का काल, तो आप क्या कहेंगे, बाल्यावस्था। क्या कहेंगे, बाल्यावस्था। ठीक है, अब आप कहोगे सर मिथ्या परिपक्वता का मतलब क्या है। मिथ्या परिपक्वता का मतलब है झूठी परिपक्वता। परिपक्वता होती नहीं है, फिर भी वो महसूस करवाते हैं जैसे वो परिपक्व हो गए हों, परंतु कुछ समय के लिए। क्या कहेंगे, कुछ समय के लिए। संवेग क्षणिक बनते हैं। जब मैं आगे संवेगों पर बात करूंगा तो यहां पर बात करेंगे, संवेग अस्थायी होते हैं। क्या पूछेगा, संवेग
अस्थायी होते हैं। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। ठीक है, जब तक संवेग स्थायी नहीं होंगे तब तक परिपक्वता स्थायी नहीं होती है। ठीक है, परिपक्वता के बारे में मैंने आप लोगों से पहले काफ़ी विचार विमर्श कर रखा है, इसमें काफ़ी भ्रमित होते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, कई क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं कि सर परिपक्वता के बिना भी अधिगम होता है, तो याद रखिएगा परिपक्वता के बिना अधिगम कभी भी नहीं होता है जब तक परिपक्वता नहीं होगी। परिपक्वता का मतलब है सीखने के योग्य होना, किसी भी कार्य को करने के योग्य होना। जब तक बालक किसी कार्य को करने के योग्य नहीं होगा तब तक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो अपन बात करेंगे मिथ्या परिपक्वता का काल। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। अस्थायी काल। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। संवेगों का अस्थायी पाया जाना। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। ठीक है, फिर वापस देखिएगा बात कहाँ आती है कि प्रश्न अगर आप लोगों से ऐसा पूछता है बिखराव की अवस्था, क्या पूछता है? बिखराव की अवस्था। तो बिखराव की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था, या इसी को यूं कह सकते हैं खोखली मित्रता की अवस्था। क्या कह सकते हैं? खोखली मित्रता की अवस्था। तो खोखली मित्रता की अवस्था कौन सी अवस्था होगी? तो क्या बता दोगे? बाल्यावस्था। ठीक, अगर आपसे कहे बिखराव की अवस्था या खोखली मित्रता की अवस्था तो क्या बता देंगे? बाल्यावस्था। फिर एक और चीज मैं आप लोगों के लिए बातचीत कर लेता हूं कि अगर अपने से प्रश्न करता है टोली निर्माण की अवस्था, क्या प्रश्न करता है? टोली निर्माण की अवस्था। ये तमाम चीजें वह है जहां से आपका प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो अगर प्रश्न बन जाता है टोली निर्माण की अवस्था, तो टोली निर्माण की अवस्था भी कौन सी अवस्था हुआ करती है? बाल्यावस्था। ठीक है, और अगर एक प्रश्न और, अगर प्रश्न अपना ये बन जाता है कि बालक बालिकाओं का सर्वाधिक समाजीकरण होता है, ठीक है, समाजीकरण सर्वाधिक होता है, तो भी क्या बता दोगे? बाल्यावस्था। और अगर प्रश्न आपका यहाँ यह आ जाता है कि चिंता मुक्त अवस्था, क्या प्रश्न आ जाता है? चिंता मुक्त अवस्था। तो चिंता मुक्त अवस्था के लिए भी आपका आंसर क्या आना चाहिए? बाल्यावस्था। ठीक है, और प्रश्न अगर यह बन जाता है दोस्तों सहेलियों की संख्या अधिक पाई जाती है, दोस्तों सहेलियों की संख्या अधिक पाई जाती है, तो भी आप आंसर क्या बताएंगे? बाल्यावस्था। ये तमाम चीजें तो मैंने आप लोगों को ये बताई। बाल्यावस्था के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की विशेषताओं पर अपन ने डिस्कस किया कि क्या क्या लक्षण इसमें होते हैं। हालांकि अपन आगे प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक प्रकार का विकास, जब सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास बात करूंगा तो इसके बारे में और अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं सीधे शारीरिक विकास में। सबसे पहले क्या? बाल्यावस्था में लंबाई। किस पर बातचीत करते हैं? लंबाई के संदर्भ में। तो अब आपको क्या याद रखना है कि 6 वर्ष की उम्र में लंबाई लगभग 108 सेंटीमीटर होती है, जो प्रति वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ते हुए बाल्यावस्था के अंत तक लगभग कितनी हो जाती है? 138 सेंटीमीटर हो जाती है। क्या याद रखोगे कि लंबाई बाल्यावस्था के आरंभ में मतलब 6 वर्ष की उम्र में लंबाई लगभग कितनी होगी? 108 सेंटीमीटर। प्रति वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ते हुए बाल्यावस्था के अंत तक कितनी हो जाया करती है? 138 सेंटीमीटर। फिर वापस बात हो जाती है किसके बारे में? वजन के बारे में। किसके बारे में बात हो जाती है? वजन, भार। तो देखिएगा
एक चीज तो आपको पहले ये याद रखनी है कि लगभग 6 वर्ष की उम्र से बालक और बालिकाओं के शरीर के वजन में 1 से 2 किलोग्राम का अंतर आने लग जाता है। क्या कहोगे? बालक बालिकाओं के शरीर के वजन में 6 वर्ष की आयु से 1 से 2 किलोग्राम का अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और फिर बात होती है किसकी? बाल्यावस्था के अंत तक बालक बालिकाओं के शरीर का वजन लगभग कितना होता है? 28.5 किलोग्राम औसतन। ठीक है, जो एक स्वस्थ बालक का या बालिका का वजन होगा 28.5 किलोग्राम, इसमें बालिकाओं का 1 से 2 किलोग्राम कम हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कम हो सकता है। ठीक है, इसमें वजन को लेकर आप लोगों को विशेष ध्यान कहाँ रखना होता है कि किशोर अवस्था के अंत तक वजन कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कम अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होती है, बाकी और कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बाल्यावस्था में वजन ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था एक प्रश्न और जब आपका बना करता है, क्या बन जाया करता है कि बाल्यावस्था में शरीर का वजन कम बढ़ता है। बाल्यावस्था में शरीर का वजन कम बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा दौड़ना भागना अधिक पसंद करता है। इसी को उसने थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न दे दिया था कि बाल्यावस्था के बालक बालिकाएं खेल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो फिर आपको वहां पर कुछ भी ऑप्शन हो, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये लिखा होगा दौड़ना भागने संबंधी खेल खेलना पसंद करते हैं अपेक्षाकृत की बैठकर खेल खेलने की तुलना में। और यही महत्वपूर्ण कारण है कि इस अवस्था में शरीर का वजन कम बढ़ेगा। ठीक है, अब सिर एवं मस्तिष्क का विकास सिर एवं मस्तिष्क। तो अब आप लोगों को यहां पर क्या याद रखना है कि बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार लगभग 1300 ग्राम हो जाता है, जो एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में कितना होता है? 95% होता है। आपको विशेष बात ये याद रखनी है कि बाल्यावस्था के अंत तक सिर एवं मस्तिष्क का एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में कितना विकास हो जाएगा? तो क्या बता दोगे? 95%। अब यहाँ से डायरेक्ट आपका प्रश्न बना करता है, उस पार्ट पर मैं आपको लाता हूँ। क्या हड्डियों की संख्या, क्या हड्डियों की संख्या, यहाँ से प्रश्न आपका कई बार आया है, आता रहता है। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है, जैसा अपन ने शैशवावस्था में तो बात कर ली थी कि हड्डियों की संख्या लगभग 310 तक हो जाती है। अब आपको क्या याद रखना है कि बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में पाई जाने वाली जो झिल्लियां होती है वह छोटी छोटी हड्डियों का रूप धारण कर लेती है। इस कारण हड्डियों की संख्या बढ़कर कहाँ तक पहुँच जाती है? 350 तक। कहाँ तक पहुँच जाती है? 350 तक। तो अब प्रश्न अपना यही बना करता है, क्या हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? क्या प्रश्न आया? हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो आप क्या कहेंगे? बाल्यावस्था में। तो आप क्या कहेंगे? बाल्यावस्था में। याद रहेगा। ठीक है, और भी तमाम चीज़ें इसके बारे में थोड़ी बहुत अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। क्या कि जन्म के बाद हड्डियों की संख्या तो क्या बताओगे? आरंभ में बढ़ती है। कब तक बढ़ती है? बाल्यावस्था तक। फिर उसके बाद कम होती है, किशोर अवस्था तक संगठित होकर कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। हड्डियों की संख्या के लिए ये आपको निश्चित याद रखना है कि कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, इसमें 205 आ जाए, 207 आ जाए, हमेशा आंसर गलत होगा। 207 भी गलत है, 208 भी गलत है
204 भी गलत है, तमाम चीज़ें गलत होगी। आप कहोगे सर 206 अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाएंगे, तो आप चाहो तो लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, उसमें आपको बोनस निश्चित रूप से मिलना ही है, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, क्योंकि हड्डियों की संख्या के लिए आपके लिए ये मात्रा निश्चित है। वजन कम ज़्यादा हो सकता है, हड्डियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कम ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। फिर वापस बातचीत आती है, देखिएगा किसके बारे में, श्वसन क्रिया। क्या, श्वसन क्रिया। तो अब आपको क्या याद रखना है, जैसा कि अपन ने बातचीत कर चुके थे शेषावस्था में कि जन्म के समय प्रति मिनट कितनी बार श्वसन करेगा, 40 से 45 बार। शेषावस्था के अंत तक प्रति मिनट कितनी हो जाएगी, 20 से 25, ठीक है। तो बाल्यावस्था के अंत तक कितनी होगी, 16 से 20, कितनी हो जाएगी, 16 से 20। और अगर डायरेक्ट वो ये दे दे कि कितनी होती है और उसमें 16 से 20 वर्ग नहीं दे रखा है, और उसने क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, 18 दे रखा है, 20 दे रखा है और 14 दे रखा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 18। प्रति मिनट 18 बार श्वसन होना चाहिए, ठीक है, मतलब 9 बार छोड़ने की क्रिया और 9 बार जो है लेने की क्रिया, ठीक है। और एक चीज और आप याद रखेंगे, श्वसन पर व्यक्ति जितना ज्यादा नियंत्रण कर पाता है उम्र उतनी ही बढ़ती है, श्वसन क्रिया जितनी जल्दी होगी उम्र उतनी ही कम हो जाती है, ठीक है। फिर वापस अपन आगे एक और इसके संदर्भ में बात अपन करते हैं, हृदय की धड़कन। क्या बोलूंगा, हृदय की धड़कन। तो जब अगर प्रश्न ये बनता है कि हृदय की धड़कन, तो देखिएगा अपन बात कर चुके हैं, क्या जन्म के समय लगभग कितनी होती है, 140, शेषावस्था के अंत तक कितनी हो जाती है, 100, तो कि बाल्यावस्था के अंत तक लगभग कितनी हो जाएगी, 85। बाल्यावस्था के अंत तक लगभग कितनी हो जाएगी, 85, और किशोर अवस्था के अंत तक लगभग कितनी हो जाती है, 72। कितनी हो जाती है, 72। 72 ऑप्शन में नहीं है, तो इससे ज़्यादा जो भी दे रखा है वो सब सही है, 80 के पहले पहले। ज़्यादातर ऑप्शन में वो 78 देता है, तो आप 78 लगा देंगे, ठीक है। वैसे हृदय की धड़कन का ज़्यादा यूँ फर्क नहीं पड़ता है, 82, 85 तक भी अगर हृदय की धड़कन है तो आप स्वस्थ हैं, अस्वस्थ की श्रेणी में नहीं आते। गति के हिसाब से, क्रियाकलापों के हिसाब से, ठीक है, व्यक्ति के कार्य करने के हिसाब से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। घबराहट की स्थिति में, तनाव की स्थिति में भी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। फिर वापस ये बातचीत आपकी हो जाती है किसके बारे में, हृदय की धड़कन के बारे में, और एक और श्वसन क्रिया के बारे में अपन ने बातचीत कर ली, सोने के समय के बारे में अपन ने बातचीत कर ली, ठीक है। ये तो बात हो जाती है आपके किसके बारे में, बाल्यावस्था के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद में अपनी अवस्था कौन सी आती है, किशोरावस्था। कौन सी आती है, किशोरावस्था, ठीक है। किशोर अवस्था को लेकर कई व्यक्ति असमंजस में रहते हैं कि किशोर अवस्था में पोषण क्या होगा, किशोर मतलब किशोर अवस्था को एक जो है ना बवाल बना रखा है और ज्यादा कुछ नहीं है, और रीट के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल नहीं है। आप विशेष याद रखें, किशोर अवस्था में प्रश्न आता है फर्स्ट ग्रेड में, और आप लोग अगर किशोर अवस्था को पढ़े जा रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। क्यों, क्योंकि किशोर अवस्था अरे रीट का पार्टी नहीं है भाई। पढ़ेंगे किशोर अवस्था को अपन अच्छी तरह से, लेकिन क्या प्रश्न आ सकता है उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। अब किशोर अवस्था पोषण क्या होना चाहिए, किशोर अवस्था तनावपूर्ण संघर्ष की अवस्था है। अरे ये तो एक छोटा सा कथन है यार, ठीक है, कि तनावपूर्ण संघर्ष की क्रांतिकारी तूफान की अवस्था है, ठीक है ना। अब इसको अपन कहेंगे यार क्यों है, क्या है, कैसा है, सब जानते हैं, ठीक है। तो तमाम चीज़ें इस पर आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। केवल आप ये देखेंगे कि जो प्रश्न कहाँ से बनेगा और उसका आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किशोर अवस्था के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आपको केवल संवेगात्मक बुद्धि पर ज़्यादा बल देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि किशोर अवस्था में तनाव है, संघर्ष है, क्रांति है, तूफान है, भूचाल है, हलचल है, परिवर्तन है, तमाम चीजें हैं, परंतु इन पर नियंत्रण कैसे करें। तो नियंत्रण का तरीका होता है विवेक। नियंत्रण का तरीका क्या होता है, विवेक, ठीक है। और ये विवेक उत्पन्न किससे होगा, संवेगात्मक बुद्धि से। किससे होगा, संवेगात्मक बुद्धि से,
ठीक है, जिसके बारे में लोग आपसे बातचीत करते नहीं हैं, केवल बात करते हैं क्या कि किशोर अवस्था, तनाव की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, सब जानते हैं। ठीक है, अब आगे अपन बातचीत करेंगे शारीरिक विकास किशोर अवस्था में कब होता है, कितना होता है, इसके बारे में अगली क्लास में। थैंक यू।